हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा और ये दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस, लगभग में जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट अपना क्लास स्टार्ट करूँगा। इससे पहले एक बात कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज से हमारा ये क्लास स्टार्ट हुआ है और पॉलिटी का क्लास चल रहा है, ठीक है, और हिस्ट्री पॉलिटी दोनों स्टार्ट रहेगा। फिर बीच में एक क्लास ज्योग्राफी का भी चलेगा, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन ये क्यों हुआ? सभी कोई हर बुक में भी है यूरोपीय कंपनी का आगमन, लेकिन क्यों हुआ, क्या कारण था? क्या होना चाहिए था आगमन या नहीं होना चाहिए था? 1498 में ही क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो आज हम लोग इसी पर विचार करेंगे और कैसे कैसे हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि कंपनी का आगमन कैसे हुआ। पुर्तगीज़ वगैरह सब वो सब ठंडा प्रदेश होता है, ठीक है। उत्तर ये सब यूरोपीय देश थे, वो सब ठंडा प्रदेश था और वहाँ पर अधिकतर वहाँ पे खेती वगैरह सब बहुत ना के बराबर होता है, नहीं ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अधिकतर आदमी मांस वगैरह सब खाते हैं, ठीक है। तो मांस के लिए मसाला होना चाहिए, ठीक है। तो मसाला के व्यापार के लिए और वो काफ़ी लंबे समय तक उसे वो स्टोर करके रख सके, ठीक है, इसलिए वो लोग मसाला का जब खाने में सबसे ज़्यादा यूज करते थे। तो इसलिए कहीं न कहीं एक मसाला कहीं कारण था कि भारत में यूरोप कंपनी का आगमन। लेकिन मसाला इससे पहले भी तो वो मसाला खा रहे थे, लेकिन वो भारत आ ही रहे थे, ठीक है। लेकिन वो ये देखिए, ये आपका मैप दिख रहा होगा, ठीक है। आज हम लोग इस मैप के द्वारा पूरा समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैप क्या है, देखिए, ये आपका अफ्रीका महादेश है, ठीक है। तो पुर्तगीज़ यहाँ पर है, ठीक है, और इधर हमारा फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन सब जो है वो हमारा इधर है, ठीक है। तो पुर्तगीज़ यहाँ पर थे, तो इससे पहले इधर से इस रास्ते से स्थल मार्ग से ही व्यापार हो रहा था, ठीक है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो अब समुद्री मार्ग से, अधिकतर आप लोग जानते होंगे क्या कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। तो भारत कोई सामान नहीं था, ठीक है, जो कि खो गया था कहीं, फिर उसे वास्को डी गामा ने खोजा। भारत तो हमेशा से था, ठीक है। तो ये गलत मिथ्य है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, नहीं, भारत की खोज समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा ने की, ये आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, समुद्री मार्ग से खोजने का क्या कारण हुआ, ठीक है। जब स्थल से रास्ता था ही, तो ये भी सवाल एक बनता है, क्योंकि समुद्री मार्ग से क्यों खोजें? तो देखिए, समुद्री मार्ग से खोजने का क्या कारण था। तो ये पहले स्थल मार्ग से जो व्यापार हो रहा था, ये तो व्यापार हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पर तुर्कों का शासन और तुर्कों की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके कारण कुछ धार्मिक और राजनीतिक भी पहलू था, जिस पर कि हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र पर अधिकार होने लगा, ठीक है। धार्मिक ईसाई और तुर्की ये सब था, तो इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया, ठीक है। तुर्की का अधिकार होने के बाद इस क्षेत्र को रोक दिया गया और इस क्षेत्र को बोल दिया गया कि ईसाई धर्म वाले इस रास्ते से नहीं जा सकते, ईसाई धर्म वाले इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। तो अगर जाएंगे तो उसे अपना धर्म बदलना पड़ेगा, ठीक है, धर्मांतरण करना पड़ेगा। तो ये वो लोग को ये जो एक कंडीशन था, वो कंडीशन वो लोग कंडीशन ये एक्सेप्ट नहीं किए। तो इस कारण से ये रास्ता बंद हो गया। अब वो लोग को अब मसाला चाहिए, लेकिन अब वो लोग क्या करने लगे, यहाँ का जो शासक था, सभी कोई जितना ठंडा देश था, ठीक है, वो सभी लोग क्या करने लगे, क्या अब वो मसाला के लिए भारत और जो भी अन्य देश से सभी की खोज करने के लिए सभी को, मान लीजिए क्या कि देश का जो उस समय पुर्तगाल का जो भी पीएम था या फिर जो भी राष्ट्रपति था या फिर जो वहाँ का शासक था, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जल्द से जल्द व्यापारिक इस रास्ते से इसकी खोज हो, ताकि मसाला का व्यापार स्टार्ट हो और हम लोग को मसाला खाने के लिए मिले, ठीक है। तो वो लोग क्या करने लगे, फिर इस रास्ते से, देखिए, ये आपका अफ्रीका, ठीक, ये आपका अफ्रीका हो गया और यहाँ पर
ये आपका अमेरिका, ठीक है, ये आपका ये आपका उत्तर अमेरिका हो गया, ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो था ये इटली हो गया ये सब, ठीक। अब यहाँ से पुर्तगीज़ ने एक यात्री को भेजा 1492 में, ठीक है, 1492 में आप लोगों को पता होगा कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक ये समुद्री डाकू था, ठीक है, उसे भेजा। इससे पहले भी बहुत को भेजा था, लेकिन जो सक्सेसफुल हुए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये खोजने के लिए निकले, तो इधर खोजते खोजते ये नीचे नहीं जा करके ये सीधा निकल गए, और ये सीधा बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिर एक यहाँ पर स्थल भाग दिखे, जहाँ स्थल भाग में उसे कुछ व्यक्ति घूमते फिरते नजर आए, ठीक है। और उसे यहाँ पर देखने के बाद इसे और ये चिल्ला उठे क्या कि मुझे इंडिया मिल गया, यानी कि भारत मिल गया, ठीक है, भारत मिल गया। तो उसके बाद ये भारत मिलने के बाद यहाँ का आदमी देखा क्या गोरा है, तो उन्होंने इसका नाम रखा रेड इंडियन, ठीक है, इसका नाम क्या रखा, रेड इंडियन नाम रखने के बाद तो अब इसी समय जब रेड इंडियन रखा गया, तो अभी भी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए के देखिए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। तो इसने क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में 1492 में अमेरिका की खोज की, और जो कि समुद्री रास्ते, ठीक है, समुद्री रास्ते, और ये वहाँ के वासियों को रेड इंडियन कहा, ठीक है, वहाँ के वासियों को क्या कहा, रेड इंडियन कहा। अब देखिए ये समुद्री मार्ग की खोज का, अब इसके बाद ये यहाँ से फिर निकले, फिर अगला वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा ये यहाँ से ये 1 मिनट, अब इसका काम हो गया। अब ये देखिए, अब ये यहाँ से इस रास्ते से, ठीक, इस रास्ते से वास्को डिगामा यहाँ तक पहुँचते हुए इस रास्ते से भारत आया, ठीक है। अब देखिए भारत आने का क्रम क्या था, कैसे कैसे वो भारत आया, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग किस पर देखें कि भारत ब्रिटिश कंपनी का, यूरोपीय कंपनी में सारी कंपनी आ गई, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, सारा कंपनी आ गया। तो कंपनी का भारत में समुद्री रास्ते आने का यह कारण था मसाला, और जितना भी अभी मैंने आपको सारा कारण बताया वो कारण था भारत में आगमन का, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि अब देखिए वास्को डिगामा का, अब हम लोग टॉपिक पर आ रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए वास्को डिगामा द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग के खोज का कारण बना, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। भारत एवं यूरोप के बीच, भारत देखिए ये आपका हो गया यूरोप, ठीक है, यूरोप और ये भारत, ठीक है। इस रास्ते से इतना घूम करके ये यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज का ये कारण हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, मैंने आपको ये बताया कुस्तुनतुनिया का ये क्षेत्र, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिस कारण से कि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। स्थल मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। अब देखिए जहाज रानी एवं नौ परिवहन में प्रगति, अब जब स्थल मार्ग में जब रुकावट आई, तो फिर ऑटोमेटिक है क्या कि नौ परिवहन मतलब क्या होता है, जहाज, ठीक है, जहाज यानी कि पानी में जो भी परिवहन चलता है उसे हम लोग नौ परिवहन कहते हैं। जैसे कि नौसेना यानी कि, ठीक है, नेवी को नौसेना कहते हैं, तो वो सब क्या हुआ, जल सेना हुआ, ठीक है। तो अब देखिए ये लोग इस रास्ते से, हाँ, जहाज रानी एवं नौ परिवहन में प्रगति। देखिए पुनर्जागरण की भूमिका, देखिए पुनर्जागरण क्या होता है, 14वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी की तरफ धार्मिक, राजनीतिक, युद्ध में, ठीक है, युद्ध, आंदोलन, ये सब के कारण जो एक नई चेतना जागृत हुई, उसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। आप लोग को यहाँ भी मैंने लिख दिया है, फिर से जगना, ठीक है, नई चेतना जागृत होना। और देखिए यूरोप में सांस्कृतिक, धार्मिक, आंदोलन एवं युद्ध, ठीक है, ये सब युद्ध होने के बाद जो भी एक परिणाम निकला और एक जगने की जो एक फिर से जीने की जो नई प्रेरणा विकसित हुई, उसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण की भूमिका, ठीक है। भारत में व्यापार कर अधिक धन कमाना, अब देखिए यूरोपीय कंपनी का जो पुर्तगीज था उसको अधिक धन कमाने के लालसा थी। देखिए जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप ही हैं, ठीक,
आप अगर किसी सामान को आप 100 रुपये में खरीदें, ठीक है, आपका वो सामान आपका अगले मार्केट में 6,000 में बिक गया, तो ऑटोमेटिक आप सब कुछ छोड़ करके आप वही सामान को आप हमेशा बेचने के लिए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपको उसमें कितना भी मेहनत क्यों ना लगे, ठीक है। तो वही था वास्को डिगामा के साथ। वास्को डिगामा जब भारत आया, ठीक है, अब वो कैसे भारत आया, कौन लाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेन रीजन है एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, वो एक सामान मान लीजिए क्या कि कुछ भी है, गेहूँ ही है, ठीक, गेहूँ तो बहुत महंगा बिकता है, 2500 के आसपास। कोई चॉकलेट ही है, वो 1 रुपया में खरीदा, वो यूरोपीय मार्केट में उसको 60 रुपया में बेचा, तो 60 गुना लाभ था, ठीक है। इसलिए यह एक कारण बना। अब देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, ये पुर्तगाली निवासी थे। अब वो किस रास्ते से आए, तो वो कैप ऑफ गुड होप, जिसे कि उत्तमासा अंतरिक्ष भी कहते हैं, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते ये भारत आए। अब ये कैप ऑफ गुड होप है क्या, हम लोग बुक में भी देखते हैं कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, ये कैप ऑफ गुड होप है क्या, तो हम लोग इस पर ये भी जानेंगे कैप ऑफ गुड होप है क्या। तो ये देखिए, ये जो क्षेत्र है नीचे का, अफ्रीका का जो नीचे का क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका का, तो इस क्षेत्र को कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, ठीक है। पुर्तगीज यहाँ तक आए थे, वास्को डिगामा, अब यहाँ से वो चले जाते वापस, ठीक है, क्योंकि वो समझ गए कि हम सबसे निचली छोर पर आ गए हैं, अब भारत मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो वो इस क्षेत्र तक पहुँच गए। इस क्षेत्र तक पहुँचने के बाद तो अब क्या हुआ कि इस जगह संजोग से एक गुजराती यात्री था, ठीक है, गुजराती व्यापारी था, कौन, अब्दुल मजीद भी यहाँ पर था, ठीक, अब्दुल मजीद था यहाँ पर। उन्होंने वास्को डिगामा यहाँ पर आकर के पूछ रहे थे भारत कहाँ है, तो अब्दुल मजीद ने उसे पूछा क्या कि भारत का ही मैं हूँ, आपको बताइए क्या काम है भारत से। तो वो बोला कि मुझे भारत जाना है, मुझे भारत में व्यापार करना है। तो इस तरह से, और अब्दुल मजीद बोला कि ठीक है, चलिए मैं भी भारत से ही हूँ, आपको चलिए मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ से अब्दुल मजीद इसे लेकर के भारत आ गया, ठीक है। अब भारत में कहाँ लेकर के आया, तो आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल मजीद कहाँ का यात्री था, तो वो गुजराती व्यापारी था, और वो वास्को डिगामा किस रास्ते से भारत आए, तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते वो उत्तरमासा अंतरिक्ष होते हुए अब्दुल मजीद जो गुजराती यात्री था उसके साथ वो भारत आए, ठीक है। अब देखिए, भारत, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब देखिए, कैप ऑफ गुड होप ये भी आप समझ गए। अब देखिए, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत आए। अब भारत में कहाँ आए, तो वो केरल के कालीकट बंदरगाह, ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, ठीक है। अब देखिए, एक दरोगा में प्रीवियस ईयर में था कि वास्को डिगामा केरल के किस बंदरगाह पर आए थे, तो वो कालीकट नहीं दिया था, कोझिकोड, ठीक है। अभी वर्तमान नाम इसका क्या हो गया, नगर कोझिकोड, ठीक है। पूछा था नगर कोझिकोड कहाँ है, ठीक है, नगर कोझिकोड का क्या नाम है, तो कालीकट, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कोझिकोड, ठीक है। ये कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचे, और कहाँ पर, ये कप्पक डाबू नामक स्थान पर, ठीक है, कप्पक डाबू नामक स्थान पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डिगामा पहुंचे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये कब पहुंचे भारत, तो 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को, ठीक है, 1498 को ये भारत पहुंचे। अब देखिए, वहाँ अब भारत पहुंचे तो वहाँ पर कुछ न कोई शासक ही होगा, ठीक है। तो भारत उस समय पर बहुत सारे शासक थे, और उस समय मुगल का भी शासन था, जो कि दिल्ली उसका मेन प्रमुख केंद्र था। तो इधर ये सब दक्षिण भारत पे मुगल शासक, जब मैं आपको मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत बताऊंगा, तो उस समय बताऊंगा क्या कि मुगल शासक दक्षिण पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे, ठीक है। तो दक्षिण पर इस जगह केरल है, ठीक है, केरल है, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था, तो जमोरिन था, ठीक है, जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया, ठीक है। स्वागत के बाद अब वास्को डिगामा यहाँ पे कुछ दिन रहे, उसके बाद यहाँ से बहुत सारा यहाँ से मसाला लेकर के गए, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने वो यूरोप में कमाए, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाली के बाद, जब वो पुर्तगाली यहाँ से वास्को डिगामा जब यहाँ से पुर्तगाल पहुँचे, उसके बाद कौन आया फिर भारत, फिर केब्राल फिर ये भारत आए, ठीक है। दूसरा पुर्तगाली यात्री, उसके 2 साल के बाद 1500 ईस्वी में फिर केब्राल आ गए, ठीक है, वो भी केब्राल आए। फिर उसका भी छोटा मोटा स्वागत हुआ। फिर उस तरह से फिर वो भी यहाँ से बहुत सारा मसाला लेकर के गए, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। फिर 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया, ठीक है, वास्को डिगामा फिर भारत आया। फिर यहाँ पर उन्होंने फिर यहाँ से मसाला वसाला सब खरीदा, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई,
ठीक है। अब देखिए भारत आने वाले कंपनी का क्रम, ये कंपनी का क्रम आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाली कंपनी का क्रम सबसे पहले पुर्तगीज़, ठीक है, उसके बाद डच, उसके बाद फिर ब्रिटिश, फिर उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश, ठीक है। इसे आप लोग 2 बार 3 बार, ये वीडियो आप लोग को 2 से 3 बार देखना है, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, या जो भी बिहार का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सभी एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ। आपको 1 से 2 दिन में मैं पूरा दरोगा का, पूरा बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस मैं आपको दूंगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक पर कितना ध्यान देना है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भारत आने वाली कंपनी का क्रम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इसे एक बार 2 बार 3 बार फिर से आप लोग बोलिए। पुर्तगीज़, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश, फिर से एक बार पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फिर से पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जानते हुए भी गलती हो रहा है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश। अब इसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, फिर से एक बार लास्ट वर्ड, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ठीक है। ये आपको कंपनी का क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1503 में, अब देखिए हम लोग अब पुर्तगाली कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिटिश के बारे में देखेंगे, ठीक है, सॉरी डच के बारे में देखेंगे। अब देखिए पुर्तगीज़, ठीक है, पुर्तगाली। अब 1503 में ये कोचीन के, ठीक है, कोचीन में एक कोल्लम जगह था, ठीक है, कोल्लम में वो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली, ठीक है, 1503 में, ठीक है। पूछिए कि पुर्तगीज़ ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो कोचीन में, ठीक है। अब कोचीन में भी कहाँ, तो कोल्लम में, ठीक है, कोचीन में भी कहाँ, कोल्लम में ये अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली, कोल्लम में प्रथम व्यापारिक कोठी खोली ये फर्स्ट 1503 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय ये 1505 ईस्वी में कौन बना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर के भारत आया 1505 ईस्वी में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन बना, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। अब देखिए 1509 में इन्होंने तुर्की, मिस्र और गुजरात के सेना को ये पराजित कर दिया, ठीक है। तो पुर्तगाली का ये सब मेन कारण था कि उसका भारत से मतलब हट जाना, भारत में उसके विकास में बाधा का ये सब उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए अब 1509 में उन्होंने तुर्की के शासक की सेना, मिस्र की सेना, गुजरात की सेना को ये हरा दिया, फिर और द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जो जैसे आप दमन और दीप कहते हैं, तो उन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखिए अधिकार करने के बाद ये क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर अब इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया, तो पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 में भारत आया था, ठीक है, 1505 में भारत आया था, 1505 में भारत आया था, हाँ। और उसके बाद उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति, ठीक है, नीले पानी की नीति, ठीक है। अब ये क्या है नीले पानी की नीति, तो एक हिंद महासागर, ठीक है। अब ये जो भारत का जो हिंद महासागर है, इसमें जितना भी जहाज वगैरह सब जाता था, जो भी शासक का, ठीक है, चाहे वो मुगल शासक हो या फिर कोई भी शासक हो, तो वो इस एक टैक्स लेता था। क्योंकि टैक्स इसलिए वो लेता था कि ताकि उसका समुद्र पर अधिकार बना रहे और भारत में किसी कंपनी का आगमन ना हो, ठीक है। अगर आगमन हो भी तो वो टैक्स देकर के भारत जाए, ठीक है, और उसका दबदबा बना रहे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने शुरू किया, और ये कहाँ, हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए, ठीक है, हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए, जैसे कि आप टोल टैक्स देते हैं, तो उसी तरह ये भी टैक्स था, ठीक है। अब देखिए अल्बुकर्क भी इंपॉर्टेंट है, ये पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। अगर पूछे प्रथम वायसराय तो अल्मीडा और वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। पुर्तगीज़ का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, और पुर्तगीज सेना में भारतीयों की भर्ती की, ठीक है, पुर्तगीज सेना में इन्होंने भारतीयों की भर्ती की, ठीक है, और अधिक पैमाने पर भी भर्ती की थी, अधिक ने लगभग में ये अपनी सेना में भर्ती की थी। अब इन्होंने फिर क्या किया कि अब इन्होंने अपना क्षेत्र बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पुर्तगीज़ जितना भी था, ठीक है, उन्हें क्या कहा कि आप भारतीय महिला से विवाह कर लें, भारतीय महिला से विवाह करके आप यहाँ का दामाद बन जाएं, ठीक है,
और दामाद का तो हमारे यहाँ तो इज्जत होता ही है। तो आपको वो आप आराम से अपना आप फ़ायदा भी कर सकते हैं, और दूसरी बात कि आप यहाँ से लाभ भी कमा सकते हैं, और आपको यहाँ पर कोई मारेगा भी नहीं, चाहे आप कुछ भी गलती कर लें, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप लोग शादी करो और हम लोग का स्थिति ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर अपने क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया, ठीक है। सती प्रथा क्या होता है कि जिस किसी महिला का हस्बैंड मर गया, ठीक है, या फिर उसके पति मर गए, फिर पति के साथ उसकी पत्नी को भी उसकी चिता पर लेट करके खुद मतलब उसी समय उसको भी मर जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सती प्रथा था। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, सती प्रथा को पूर्णतः किसने समाप्त किया, किस गवर्नर जनरल ने और किसकी सहायता से, ठीक है। तो ये दो मैं आपसे ये एक सवाल मैं आपसे ये पूछा कि गवर्नर जनरल कौन था सती प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त, और किस भारतीय ने उसे सहयोग किया था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं कि अपने क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। फिर आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ होगा यहाँ पे, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने 1510 में गोवा को छीन लिया, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह वहाँ का शासक था और उससे इन्होंने गोवा को छीन लिया और मलक्का पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। मलक्का एक क्षेत्र है, ठीक है, जलसंधि है, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब देखिए फारस की खाड़ी हरमुज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये फारस की खाड़ी हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो ये फारस की खाड़ी और हरमुज है क्या, ठीक है। तो हम लोग फारस की खाड़ी, अब देखिए खाड़ी क्या होता है, जैसे हमारा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, एक समुद्र के भाग को, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं लगभग में रहे उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। तो फारस की खाड़ी और हरमुज की खाड़ी, ये तो आप लोग तो भारत में नाम सुने नहीं होंगे, ये फारस की खाड़ी और हरमुज की खाड़ी क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फारस की खाड़ी, तो ये आपका ठीक है, भारत इधर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये फारस की खाड़ी थी और यहाँ पर ओमान की खाड़ी थी, इस बीच में होमुज की जलसंधि थी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये मैप में क्या लग रहा है, ये कुछ भी बना दिया नहीं, ये आपका सऊदी अरब है, ठीक है। सऊदी अरब, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था आपका कुवैत, और यहाँ पर ईरान और इराक, ठीक, और यूएई, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये सब आपका, आप लोग अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको ये सऊदी अरब के आसपास और कुवैत के ऊपर आपको फारस की खाड़ी और उसके बीच एक छोटा सा सकरा भाग हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो ये होमुज की जलसंधि है, ठीक है, और ये फारस की खाड़ी, ये एग्जाम में पूछा गया है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है दरोगा में, ठीक है। तो ये होमुज की जलसंधि, ठीक है, ये और ये होमुज की जलसंधि ये इस दोनों को जोड़ती है। और उसके बाद होमुज की, इस पर भी पुर्तगाली का अधिकार था, ठीक है, इस पर भी पुर्तगाली का अधिकार था। अब देखिए अधिकार का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा डिटेल कौन पढ़ेगा, लेकिन नहीं। अब पिछले साल का अगर आप लोग दरोगा का सेट देखेंगे, सॉरी, जो दरोगा का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो इसलिए समय के साथ लेवल में भी लेवल भी बढ़ता है और आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अधिकार का क्रम, गोवा को 1510 में इन्होंने जीता, फिर मलक्का को 1511 में और हरमुज को 1515 में, ठीक है। अब देखिए गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र बनाया, ठीक है, गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। आप लोग को पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया और सबसे बाद भारत से गया, ठीक है, 1961 में, जबकि 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 1961 में पुर्तगाली यहाँ से गया था, ठीक है। तो वो गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र बनाया। और नीनो डी कुन्हा इन्होंने गोवा को पुर्तगीज राज्य का औपचारिक राजधानी बनाया, ठीक है। पूछेगा कि गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक राजधानी किसने बनाया था और औपचारिक राजधानी, तो नीनो डी कुन्हा, ठीक है। अब देखिए पुर्तगीज की दक्षिण पूर्व क्या हो गया, दक्षिण पूर्व की अगर बात करते हैं तो ये आपका भारत हो गया, ठीक।
तो ये आपका पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व इस जगह, ठीक है, ये आपका दक्षिण पूर्व का हिस्सा हो गया। तो दक्षिण पूर्व में एक सेंट थॉमे की बस्ती थी, ठीक है, मद्रास में सेंट थॉमे की बस्ती एकमात्र इसकी दक्षिण पूर्व में बस्ती थी। फिर हुगली, ये बंगाल में, और ये द्वीप में पुर्तगीज़ की बस्ती थी और इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, सेंट थॉमे हुगली द्वीप की स्थापना की। अब देखिए उसके बाद अब जो बंगाल ये कैसे पहुंच गया, ठीक है, तो बंगाल में एक शासक था, ठीक है, बंगाल में एक शासक था, तो वह मसूद शाह, ठीक है, बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा इन्होंने चटगांव, ठीक है, चटगांव और सतगांव, ठीक है, चटगांव और सतगांव में व्यापारिक इससे आदेश लेकर के चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनी खोलने का इन्होंने फरमान प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए शाहजहां ने हुगली को पुर्तगीज से छीन लिया था, क्योंकि वो बहुत अत्यधिक बदमाशी कर रहा था, जिसके कारण इन्होंने हुगली को छीन लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि पुर्तगीज भारत में क्या क्या लाया, उसका क्या योगदान था। सबसे पहले देखेंगे क्या कि पुर्तगाली का पतन क्यों हुआ, ठीक है, पुर्तगाली का पतन क्यों हुआ। तो अब देखिए भारतीय स्त्रियों से विवाह, ठीक है, विवाह तक तो ठीक था, चलिए ठीक है, विवाह हो गया, लेकिन ये भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, विवाह कर लिया। उसके बाद विवाह करने के बाद उसका धर्मांतरण करने लगा ज़बरदस्ती कि आप अब तुम ये धर्म को एक्सेप्ट करो, ठीक है, तो ये उसका पतन का मुख्य कारण था। उसके बाद रिश्वतखोरी भी ये स्टार्ट हो गया था और शासकीय नियुक्ति में भ्रष्टाचार भी ये करने लगे थे, ठीक है। और फिर उसका सबसे बड़ा कारण हो गया कि डच का प्रवेश हो गया। जैसे कहा जाता है कि एक मयान में या एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता है, बस वही हाल था कि डचों के प्रवेश की सैन्य अनुमति मिल गई, डचों के का प्रवेश हो गया और सैन्य चुनौती स्टार्ट हो गया। देखिए देन क्या है भारत में, इसका देन क्या है, तो हम लोग देखेंगे इसका देन। तो देन भारत का, देखिए पुर्तगीज का ही देन था कि भारत का जापान से व्यापार स्टार्ट हो गया था, ठीक है, पुर्तगीज का ही देन था कि भारत का जापान से व्यापार स्टार्ट हो गया था और तंबाकू की खेती, ठीक है, तंबाकू की खेती शुरू हो गई थी। और तंबाकू समझते ही होंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि अभी सब भारत में सबसे अधिक तंबाकू की खेती कहाँ होती है, ठीक है, जो राजनिवास बोलो, जुआ केसरी, ठीक है, बिमल, तो ये सब तंबाकू की खेती का विकास हुआ और गोथिक स्थापत्य कला का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये गोथिक स्थापत्य कला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये मंदिर में इस तरह का रूप देना, ठीक है, ये सब गोथिक स्थापत्य कला है। अब उसके बाद संतरा, पपीता, लीची, काजू, बादाम, शकरकंद, इस तरह से ये सब पुर्तगीज़ का देन है। और अभी जो हम लोग लीची खाते हैं वो पुर्तगीज़ का ही देन है, ठीक है, और काजू खाते हैं पुर्तगीज़ का ही देन है। बादाम, शकरकंद, संतरा, पपीता और अन्य फल ये सब पुर्तगीज़ का ही देन है, ठीक है। तो हमारा ये भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, ये हम लोग देख लिए, और पुर्तगीज़ कंपनी का भी देख लिए। और हम लोग अब अगले में डच कंपनी का देखेंगे। और इसके बाद मैं 1 से 2 दिन में पूरा दरोगा का जितना भी सिलेबस है और किस मतलब टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो मैं पूरा उस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा 1 से 2 दिन में। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं और आपको ये समझ में आया पूरा अच्छे से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।